हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोरिका क्लासेस। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। ये घटना चक्र का तीसरा वीडियो है जिसमें आज मैं आपको चैप्टर सेल एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है ये? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को बनाने का काम किसका है? एक छोटे से सेल का ही होता है। एक सेल में डिवीजन की कैपेसिटी होती है और वही डिवीजन के थ्रू क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनेगा। इस तरीके से सेल के थ्रू एक होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट यानी कि किसी भी सेल को अगर देखा जाए तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म कौन करता है? एक सेल ही करता है। इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी बॉडी को बनाने का काम किसका है? हमारी या प्लांट की बॉडी को बनाने, प्लांट या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी को बनाने का काम किसका है? एक छोटे से सेल का है। और क्रियात्मक इकाई, इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, किसी भी चीज़ का डाइजेशन होना है, किसी भी चीज़ की सिंथेसिस होनी है, वो सारी चीज़ें किस में होती हैं? एक सेल में ही होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। मतलब बेसिक यूनिट हमारी लाइफ का कौन है? एक छोटा सा सेल ही है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो हमारी लाइफ यानी कि स्टार्ट जो हो रहा है लाइफ, वो कहाँ से हो रहा है? सेल है, इसीलिए इसे बेसिक यूनिट माना गया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन की क्षमता का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेल डिवीजन, अभी मैंने बताया आपको कि सेल डिवाइड होती है और उसी के थ्रू एक होल बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सेल डिवीजन के थ्रू क्या करती है? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। फिर सेल थ्योरी किसने दिया था? ये तो याद करना है आपको। सेल थ्योरी दिया था स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, डबल एस से याद कर लेना। कहीं भी अगर ऑप्शन में दिया है डबल एस यानी कि स्लीडन एंड स्वान, तो उन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। फिर जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट को अगर डिवाइड करें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब प्रिमिटिव और वेल डेवलप्ड में क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ना तो सेल न्यूक्लियोलस, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ना ही न्यूक्लियोलस होगा, और डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है वो हिस्टोन प्रोटीन भी अब्सेंट होगी। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और साथ में इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड भी होगा। यानी कि प्रोकैरियोट से ही डेवलपमेंट किसका हुआ है? यूकैरियोट्स का। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स को प्रिमिटिव बोलते हैं और यूकैरियोट्स को क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स को हम वेल डेवलप्ड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात अब की गई है इसमें। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें मैंने बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं, नहीं पाए जाते। साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है किंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। ये भी मैंने बताया आपको कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक सेल, सारे सेल ऑर्गेनेल वैसे तो अब्सेंट होते हैं लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि प्रेजेंट होता है
वो कौन सा है? राइबोसोम, क्योंकि इनमें इनकी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए किसी एक सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तो इसीलिए राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। तो सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी लेकिन क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। ये मैंने जब आपको इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये दो ऐसे हैं जो कि सबसे पहले अर्थ पर आए थे, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? प्रोकैरियोट्स बोला गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बहुत प्रिमिटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूकैरियोटिक सेल। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक, अब जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा यूकैरियोट। इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल ये सारे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो एब्सेंट था उसमें वो इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी डीएनए के साथ क्या होगा? बाइंड होगा। फिर इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधे जंतुओं को शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। मतलब हम लोगों में जो हम लोग की जो सेल है वो कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात आती है। अगर नॉर्मली देखा जाए कि सेल में क्या डिफरेंस है, सेल कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरीके के, एक यूकैरियोट्स और दूसरे प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल। क्योंकि इसकी कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। तो एनिमल सेल में क्या होगा? सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है, जैसे ये एक सेल है अगर मान लो, तो इस सेल की ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे न्यूक्लियस होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन ये जो आउटर लेयर है, इसे प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है इसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं उसे, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। जैसे फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल का अभाव होता है, मतलब सेल वॉल क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें प्लास्टिड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये आप मेरे 9th क्लास का जो प्लेलिस्ट इस समय चल रहा है उसमें मैंने प्लास्टिड्स, सेल, प्लांट सेल, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो जंतु कोशिका में हरित लवक एब्सेंट होता है। हरित लवक यानी कि जिसके हेल्प से प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी कि अपना खाना बनाते हैं। तो वही जो हरित लवक होता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि प्लांट सेल में ये पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके बिना वो खाना अपना नहीं बना सकते, इसीलिए उनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में यही एब्सेंट होता है। यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट की जो सेल वॉल होती प्लांट की जो सेल होती है वो सेल वॉल से कवर्ड होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। वहाँ पर सेल वॉल की जगह क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस तरीके से अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली के बारे में क्या दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हो गया कि सेमी परमिएबल नेचर की होती है। ये सेमी परमिएबल यानी कि कुछ मटेरियल को ये सेल के अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये सेल के अंदर नहीं आने देती। मतलब जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वही सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल बोला जाता है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरी रहती है। ठीक है, जीव द्रव्य मतलब होता है प्लाज्मा या इसे साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो किसके थ्रू कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी झिल्ली एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा बनी होती है। ठीक है, रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, जिसमें से एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर को सबसे बेटर तरीके से बताया। वो कौन थे, रॉबर्टसन। 1959 रॉबर्टसन ने ये बताया था कि इसकी आउटर लेयर जो होती है वो प्रोटीन से कवर्ड होती है, जबकि इनर लेयर जो है वो लिपिड की बनी होती है। लेकिन सिंगर एंड निकोलसन ने ये बताया कि इसकी जो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की दोनों परतें होती है, जिनके बीच में प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई, एक ये लेयर है एक ये लेयर है, और बीच में इसके प्रोटीन जो है वो क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ये है प्रोटीन। यही प्रोटीन क्या करता है, मटेरियल के एक्सचेंज होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो दोनों आउटर लेयर होती है डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसकी दोनों आउटर लेयर फॉस्फोलिपिड की बनी होगी और जो प्रोटीन होता है वो इसमें एम्बेडेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो मेन जो स्ट्रक्चर था यही सबसे ज़्यादा मान्य हुआ, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने मान्यता दी, वो किसका मॉडल था, सिंगर एंड निकोलसन का। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन्होंने 1972 में स्ट्रक्चर को दिया था। फिर नेक्स्ट है आपका कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस में अंतः द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक अंतर्द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण स्थल होते हैं। ये मैंने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और राइबोसोम में ही मेन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसीलिए दोनों, क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, इसीलिए दोनों का नाम दिया हुआ है इसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मेन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होते हैं रफ, एक होते हैं स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से उनका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जहाँ पे सारी सामान की सिंथेसिस होगी, जहाँ पर प्रोडक्शन जिस जगह पर सबसे प्रोडक्शन मेन होता है उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री हो गई या शू फैक्ट्री हो गई, इस तरीके से बहुत सारी फैक्ट्री पाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सब में ये प्रेजेंट होते हैं। मेन श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होती है, यानी कि रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं वो कहाँ पर होगी? वो होगी पहले तो कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में, और दूसरा कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यानी कि जो बचा हुआ पार्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कौन सा सेल ऑर्गेनेल करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखिए, एक एक सेल ऑर्गेनेल ऐसे बताए गए जहाँ पर अलग अलग फंक्शनिंग हो रही है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कार्बन और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस तरह से अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के बारे में आपको बताया हुआ है। तो इसीलिए यही एक रीजन है जिसकी वजह से सेल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन है। तो जब ये सेल ऑर्गेनेल आपस में मिल करके ये सारे फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं तो एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव हो जाता है, इसीलिए उसे फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। ठीक है, अब ये क्रेब्स साइकिल जो है ये रेस्पिरेशन में एक साइकिल चलती है और इसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब किस तरीके से और किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो किस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, कहाँ कहाँ, ये सारी चीज़ें क्रेब्स साइकिल में दी हुई हैं। क्रेब्स साइकिल जो है बहुत टिपिकल साइकिल है, जिससे कि क्रेब ने सबसे पहले, एक साइंटिस्ट है क्रेब्स, जिन्होंने सबसे पहले इसे दिया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रेब साइकिल। तो रेस्पिरेशन की ये सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल मानी जाती है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में कौन सी साइकिल होती है? क्रेब साइकिल। इस चक्र की खोज सबसे पहले क्रेब्स ने, मैंने अभी बताया आपको, हैंस क्रेब्स ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। और ये कब किया था? 1937 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये 3 सेल ऑर्गेनेल हो गए। अब नेक्स्ट है सेल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा मतलब सन की जो एनर्जी है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसी से। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल ऑर्गेनेल है जिसमें पर्ण हरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और ये क्या है? क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है। नमक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है, यानी कि प्लांट्स में जो ग्रीन कलर प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? किसके द्वारा मिल रहा है? क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट केवल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गोल्गी बॉडी। अब 4 सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गया। ये 5वां है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? कैमिलियो गाल्गी ने किया था 1898 में। ठीक है, तो
इन्हीं के नाम पर इसे गोल्गी बॉडीज बोला भी जाता है। इससे क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी, इसकी जो फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, उसी तरीके से सेल की जो फंक्शनल यूनिट गोल्गी एपरेटस की या गोल्गी बॉडीज की जो फंक्शनल यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल में कोई डिफेक्ट हुआ है या कोई डैमेज हुआ है तो ये उसी सेल को, जिस सेल में ये प्रेजेंट है, ये उसी सेल को किल कर देती है, जिससे कि बगल वाली सेल जो है वो इफेक्टेड ना होने पाए उससे। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर करके, ये नाम दे करके ही क्वेश्चन पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, एक मिनट, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। किस माध्यम में, एसिडिक मीडियम में ये काम करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन द्वारा पचा डालते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी घटकों को। इसीलिए लाइसोसोमल एंजाइम बहुत ज़्यादा सेल के लिए हार्मफुल में माने जाते हैं, क्योंकि ये उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं जिस सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, 20 इसेंशियल टाइप के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये इसमें दिया नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ कि सेल की डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे सेल ऐसे देखे गए हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। जैसे फंगस के जब सेल को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं सेल जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोला जाता है। ठीक है, या ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो कंट्रोल रूम, क्योंकि जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो उसको कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी फंक्शनिंग हमारे सेल में हो रही है उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से। जैसे हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन किस में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरीके से सेल का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, और वो क्या करता है, सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, तो कौन सा है, न्यूक्लियस है। इसमें डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतति में भेजना है। मैंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। तो डीएनए क्या करता है, जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। किसके कैरेक्टर्स को, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर को। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे मदर फादर से आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, और उन कैरेक्टर्स को लेकर के कौन आ रहा है, डीएनए लेकर के आ रहा है। ठीक है,
तो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को बोला जाता है। इस तरीके से न्यूक्लियस क्या काम करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज सबसे पहले किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था 1869 में। और डीएनए को डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, डीएनए का मॉडल कैसा होता है, सब देखे होंगे मेरे ख्याल से। ये बहुत सही तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपके देखने लायक है ये। तो ये डीएनए का एक हेलिक्स ये हो गया, डीएनए का एक हेलिक्स ये हो गया, यानी कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सबसे पहले दिया किसने था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की डिस्कवरी किया था फ्रेडरिक ने, और डीएनए का जो मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल है, वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लेना। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्र की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि मदर फादर के कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, किसमें, बच्चों में। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और ये हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर पाई जाती है। ठीक है, पुरुषों में, मेल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 44 प्लस XY, और जबकि फीमेल में 44 प्लस XX, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 44 ये और 2 क्रोमोसोम ये हो गए। ठीक है, तो ये जो 44 क्रोमोसोम है, ये देखिए मेल और फीमेल दोनों में सेम है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये जो XY क्रोमोसोम्स हैं, ये इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, या XX, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, मदर फादर के यही सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम करते हैं। यानी कि अगर XX क्रोमोसोम जा रहे हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में या किसी भी बच्चे में, तो वो बेबी कौन सा होगा, वो गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, और अगर XY क्रोमोसोम जा रहे हैं तो वो मेल चाइल्ड होगा, यानी कि बॉय चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से जो डिटर्मिनेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, मेल के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी के पास 2 अलग तरीके के सेक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल के पास तो सेम ही क्रोमोसोम है, XX। ठीक है, मेल ही डिटरमाइन करता है कि बच्चा क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। जबकि लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर लड़कियां लगातार हो रही हैं किसी भी फीमेल को, तो उसे ही दोषी माना जाता है और उसे ही सारी चीज़ों के लिए ब्लेम किया जाता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, मेल होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स को डिटरमाइन करने का काम सिर्फ मेल का है। ये कोई फीमेल के पास ये डिटर्मिनेशन की कैपेसिटी नहीं है कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ये सिर्फ मेल का क्रोमोसोम ही डिटरमाइन कर सकता है कि लड़का होना है या लड़की होनी है। ठीक है, पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। जबकि 23वां जोड़ा क्रोमोसोम पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक माता पिता से जिस संतान को XY क्रोमोसोम मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। ठीक है, फिर क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा इवोल्यूशन के समय होता है, एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस का मतलब हुआ कि अगर किसी भी सेल की डेथ हो रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, मतलब किसी सेल को एक प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जा रहा है, डेड किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। जैसे कैंसरस सेल्स होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट द्वारा कोशिकांग पाया जाता है, जो कि एक डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। ये मैंने बता दिया। डीएनए की डिस्कवरी किसने किया था, फ्रेडरिक ने 1869 में, और डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल था वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। फिर क्या है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी तरीके से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पेरोक्सीसोम्स में। तो सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किस में किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट में सोलर एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर कौन सा कथन सही है, प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो यही है, क्योंकि वायरसेस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ये जब आप वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा भी, तो उसमें आपको तुरंत ये लाइन तो जरूर लिखी होगी कि वायरसेस में आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए की जगह पर क्या पाया जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है वायराइड्स ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि सिर्फ होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक के अलावा, ये पहला क्वेश्चन था, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने बताया है आपको कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, सेल न्यूक्लियस किस में होता है, डीएनए किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन चीजों में डीएनए प्रेजेंट होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 प्लस XY 44 प्लस XX, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करना है, ये एक में ही काउंट करके बोला गया 46। यानी कि अगर सिर्फ मेल की बात की जाए तो 44, या मेल या फीमेल दोनों में से किसी की भी बात की जाए तो उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 प्लस XX। तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 44 प्लस 2, तो 46 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो मानव से क्रोमोसोम पेयर्स तो 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है अभी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या है, अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता, बहुगुणसूत्रता। तो उत्परिवर्तन, ये आप लोगों ने जब इवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें भी ये चीज आपके सामने आई थी। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जैसे
अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई परिवर्तन होना है तो वो किसके थ्रू होगा, म्यूटेशन के थ्रू होगा। ये मैंने इवोल्यूशन में के टाइम पे बताया था कि डीएनए में चेंज होता है, जिसकी वजह से जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। डीएनए या जीन में चेंज होने की वजह से एक ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे में चेंज हो जाते हैं, तो यही उत्परिवर्तन कहलाता है। पादप कोशिका जंतु, एक मिनट, क्या हो रहा है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, छिपकली, तितली, बंदर, चीता। तो ये तो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग देख लेना। छिपकली में ऐसा होता है कि इनमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, सिर्फ ऑटोसोम्स होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ठीक है, पहला ये ऑप्शन आपका सही है। ये मैंने बताया था कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, निम्न में से किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको पता चल गया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। तो ए एंड बी, प्रोटीन एंड लिपिड दोनों की बनी होती है। ठीक है, ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये मॉडल जो प्रोटीन और लिपिड, फॉस्फोलिपिड की आउटर लेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब धसे हुए से रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न सेल ऑर्गेनेल्स में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये पहले ही आपको बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम में मेन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड भी किया गया है, रफ एंड स्मूथ। ये सब मैंने बताया आपको। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, लसिका कोशिकाएं मतलब लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ बनती है, यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्न्याशय और तिल्ली। तो ये लिम्फोसाइट सेल जो हैं वो कहाँ पर बनती हैं, तिल्ली में बनती हैं। ठीक है, ये दो तरीके की होती है लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्लैंड तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है।
ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, तो ये भी तो सही नहीं है। तीसरा क्या है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। हाँ, ये सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में, हाँ बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण, स्तंभ कोशिकाओं स्टेम सेल्स के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं? नहीं, ये अंगों स्टेम सेल्स केवल तब तक डिवीजन करेंगी जब तक वो स्टेम सेल के फॉर्म में हैं। जैसे ही वो अदर ऑर्गन्स या टिश्यूज का फॉर्मेशन कर ली, तुरंत वो उनमें डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। एक मिनट, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। हाँ, स्टेम सेल्स हैं, तो ये सही है कि ये जीवन भर क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं। स्टेम सेल्स, क्योंकि ये स्टेम सेल के फॉर्म में हैं, इसलिए ये हमेशा डिवीजन करती रहेंगी। लेकिन अगर ये जैसे ही चेंज हो जाएंगी, ये इनमें डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है वो स्टेम सेल के फॉर्म में ही पूछा है, इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, तो ये भी सही है। स्टेम सेल है क्योंकि इनमें डिवीजन की कैपेसिटी है, तो जाहिर सी बात है ये टिश्यूज में जो भी अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो उसको ये फिल करने का काम करेंगी। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये केवल भ्रूण में पाई जाती है? नहीं, स्टेम सेल्स नॉर्मली भी प्रेजेंट होती हैं। फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय एवं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये आपने पढ़ा है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स साइकिल। तो ये मैंने बताया था कि क्रेब्स साइकिल है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एटीपी बनता है, तो जाहिर सी बात है क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगा, वहीं पर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी का चैप्टर मैं धीरे धीरे ऐसे कवर करा दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर आनुवांशिकता है, ये कल आपका हो जाएगा। ओके, अगर समझ में आ रहा है आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।